बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है फैस को की दुनिया बात जो है उस बाद सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला समेत पूरी दुनिया के अंदर अमन रहे, अंदर भी अमन, तरक्की और कामयाबी। हम सोचते ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत का एक बड़ा बहरान है और आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक बहुत ही अहम रिमार्क्स लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस समीर भट्टी साहब ने आज दिया है। और वो जो रिमार्क है वो उन्होंने जो वहाँ पे ठेकेदार हैं उनकी जो पेमेंट्स नहीं हुई उसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत काम नहीं कर पा रही और पैसे नहीं दिए जा रहे और आवाम का बुरा हाल है। फेलियर का भी उन्होंने कहा कि तकरीबन एग्जीक्यूटिव फेल हो चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ इजाफा उसमें हो रहा है और पता नहीं हुकूमत कहाँ सोई हुई है। ये जज साहब ने रिमार्क्स दिए। और फिर जो सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब के थे उन्होंने ये कहा कि तयशुदा जो टैक्स के अहदाफ थे उसमें तकरीबन 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करने थे, जमा करने थे, एफपीआर ने पंजाब के अंदर वो टैक्स का हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका और उसमें 1 खरब रुपए जो हैं उसका शॉर्टफॉल है, उसमें कमी है। तो अब वो कमी कैसे पूरी होगी? ज़ाहिर है कि जो आम आदमी है उसके अंदर उसके जो चीज़ें हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपने देखा पंजाब भर के जो अस्पताल हैं वहाँ पे जो मुफ्त टेस्ट की सहूलत थी वो भी तकरीबन वापस हो गई है। सिर्फ ये नहीं, ज़ाहिर है कि बहुत हालात इस वक्त ख़राब हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने जो पेशन गोई की है वो ये कहते हैं कि 2019 में पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसकी शरह 3.9% तक रहेगी। 2020 में पाकिस्तान की जो मुआशी शरह नमू होगी जीडीपी वो 3.6% रहेगी और पाकिस्तान की जो मुआशी शरह ये खित्ते में सबसे कम रहेगी, ये उन्होंने कहा। इसी तरह से इस वक्त अगर हम देखें ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान की तारीख के कम तरीन ज़खायर पे इस वक्त कहा जा रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो माली और मुश्किलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी हैं। IMF के पास हमने जाना है लेकिन IMF के पास जाने की जो शराइत हैं उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ख़राब हैं। इसी तरह से डॉलर की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा र्यूमर्स भी हैं कि डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगा। तो एक बड़ी ब्लीक सी सिचुएशन पाकिस्तान की इकॉनमी की हमें नज़र आती है। क्या हुआ और क्यों हुआ, महंगाई की शरह समेत कि ये सब कुछ इतना ख़राब है, इसके ऊपर हम जब भी PTI से बात करते हैं या सरकार से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमें विरसे में मिला है। ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी जड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये अलग बात है कि मुशर्रफ के ज़माने में जो पाकिस्तान की मईशत की बुरी हालत थी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमेंट नहीं करती, लेकिन दो हुकूमतों को जिम्मेदार ज़रूर ठहराती और ख़ास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। जाहिर है कि ये रातों रात नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उन शख्सियत से ही बात करें जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30-32 साल से मईशत को देख रहे हैं, मुख्तलिफ अदवार के अंदर वज़ीर ख़जाना रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत सीनियर मोस्ट सियासतदान भी हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब इसाक डार साहब लंदन से। हम उनके साथ बात करेंगे और ये तमाम सवालात उनके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया है, लेकिन ये जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, टैक्स एमनेस्टी का अभी ऐलान कल ही हुआ है, आपको नहीं लगता कि PTI की गवर्नमेंट ये कहने में हक बजानिब है कि ये इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है? आपकी ख़राब कारकर्दगी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिचुएशन में मुब्तला कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ, तमाम व्यूअर्स को शब महराज की मुबारक देता हूँ और उनसे इल्तमास करता हूँ कि वतन अजीज़ के लिए जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी जिधर हैं वो दुआ करें कि ये जो मौजूदा नाअहली है और धोखा फ़रेब का जो एक हॉलमार्क चल रहा है, अल्लाह ताला उससे पाकिस्तान को महफूज करें, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। मैं आपको ये बिल्कुल मेरे लिए बड़ा अजूबा है इस तरह की बातें सुनना, क्योंकि मैं नहीं, दुनिया के तमाम अदारे, आप कोई ले लें, ब्लूमबर्ग ले लें, फिच ले लें, स्टैंडर्ड पुअर ले लें, मूडीज़ ले लें, प्राइस वाटर हाउस ले लें, जेट्रो ले लें, कोई दुनिया का अदारा, दुनिया के अदारे जुलाई 2017 तक, जब तक पाकिस्तान एक हादसों का शिकार नहीं हुआ, डॉन लीक्स उसकी शुरुआत थी,
उस वक्त तक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तमाम मंजिलें तय करता जा रहा था। पाकिस्तान में 40 साल की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स थे, पाकिस्तान में 40 साल की लोएस्ट इन्फ्लेशन थी, पाकिस्तान 13 साल की हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ थी, पाकिस्तान में डबल रेवेन्यू 5 साल में 1900 बिलियन से 3800 बिलियन पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान में गुर्बत की शरह से लोग बाहर निकले। ये करीबन 10 साल का जो अरसा था उसमें 64% से 30% के करीब आए। तो पाकिस्तान एक अच्छे फ्यूचर की तरफ सफर तय कर रहा था और सारी दुनिया तारीफें कर रही थी। और सारी दुनिया, मैं नहीं कह रहा और ना मुस्लिम लीग नून ये करवा सकती है या कोई भी करवा सकती है हुकूमत, अगर वो पीटीआई करवा सकती होती तो अब अपने ये गुण गिलवाते हैं लोगों से। तो उस वक्त प्राइस वाटर हाउस की ग्लोबल रिपोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान G20 में शामिल होने जा रहा है चंद सालों में, और इटली की और कनाडा की मईशतें पीछे रह जाएंगी। मैं समझता हूं कि इनकी नाअहली, इनकी कोई प्लानिंग इनकी कुछ नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इनका धोखा फरेब इनका हॉलमार्क है। आपको याद होगा कि इस पार्टी की सियासत जो इसका लीडर है उन्होंने शुरू की थी मुशर्रफ के रेफरेंडम से, फिर 35 पंक्चर से, उसके बाद 4 हलकों से, और उसके बाद आपने देखा कि जो तमाशा लगा रहा वो इस मुल्क में इन्होंने अफरा तफरी मचा दी और इन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया। ये तमाम जो नाअहली है इसके जिम्मेदार पीटीआई और इसकी हुकूमत है। पाकिस्तान में क्या इस तरह दवाइयों की कीमतों में इजाफा डबल हुआ था? आपको याद होगा एक मामूली सा इजाफा हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया था, और वजीर आजम साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मियां नवाज शरीफ के, मैंने उसको विड्रॉ करवाया था। हमने वहां हम हर महीने नेशनल प्राइसेस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग करते थे कि 36 मुख्तलिफ पॉइंट्स में थ्रू आउट पाकिस्तान कीमतें क्या है रोजमर्रा एशिया की, आज दुगनी से तिगनी 200 से 300% इजाफा हो चुका है। सर डॉक्टर साहब, एक जो बात वो बार बार करते हैं वो ये कहते हैं जी कर्जे लेने तो आपने शुरू किए थे, आपने मुल्की गैर मुल्की कर्जों का इजाफा तो आपकी तरफ से हुआ, जिसमें आप डबल इजाफा हो गया डॉलर की कीमत की वजह से, तो कर्जे तो पीछे से ही चले आ रहे हैं जी। नहीं देखिए अस्मा बीबी, बात यह है कि कर्जे जो है ना, लेना कोई बुराई नहीं है। अगर कर्जे लेके आप मोटरवे बनाएं, कर्जे लेके हाईवेज बनाएं, कर्जे लेके मुल्क की जो लोड शेडिंग को खत्म करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, तो कर्जे बुरे नहीं हैं। कर्जों के बारे में इस हुकूमत ने और इसकी पूरी टीम ने इनके लीडर से लेके बेपनाह झूठ बोला है। मैं आपको नंबर्स देता हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके प्रोग्राम के जरिए कि कोई ये नंबर गलत साबित कर दे। ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं और ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स हैं। हम जब हुकूमत में आए थे तो पीपल्स पार्टी ने जो कर्जा छोड़ा था, ग्रॉस कर्जा जो था वो 14,292 बिलियन था। अच्छा। और उसके अगेंस्ट 834 अरब बैंकों में डिपॉजिट पड़े थे, यानी कि नेट कर्जा जो था उस वक्त वो 13,458 अरब था। ठीक। मियां नवाज शरीफ के 4 साल में, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत बड़ी कीमत अदा की जा रही है और की जाती रहेगी अगर हमने करेक्टिव एक्शन ना लिए। तो उस वक्त हमारे जो 4 साल यानी जून 2017 तक 4 साल में हमारे ग्रॉस कर्जे 21,408 अरब पे पहुंचे और हमारे जो गवर्नमेंट के डिपॉजिट थे उस वक्त 30 जून 2017 को 1773 अरब थे। यानी नेट कर्जा आप कह लें कि 19,635 में चला गया, जिसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दरमियान पाकिस्तान में जो कर्जा बढ़ा वो 6,177 अरब। ये जो उठते हैं तो ये 15,000 से 30,000 की बातें करनी शुरू हो जाते हैं, पता नहीं कहां से कोई आता है वो 13,000 से 28,000 की बातें शुरू कर देता है। मैं नंबर्स को इसलिए दे रहा हूं कि ताकि अगर ये नंबर गलत है तो मुझे चैलेंज करें। ये नंबर आपके स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी होंगे, ये इंटरनेशनल अदारों के पास भी हैं। अब हमारी मुस्लिम लीग नून को एक और साल मिला उस अफरा तफरी, पॉलिटिकल प्रेशर्स और जो जहान की मैं समझता हूँ कि डिमांड्स, उसके बावजूद हुकूमत और मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे जी। मैं वहां क्लोज कर रहा हूँ जी। तो जो हमने जो क्लोज किया 30 जून, इसमें एक महीना हमारा नहीं है, चलें 30 जून 20 जो 18 का है उसको हम अपने फिगर समझ लेते हैं। तो नंबर क्या था जी? 24,952 बिलियन, ये यानी ग्रॉस कर्जा। ठीक। 1901 अरब बैंक में डिपॉजिट्स और नेट कर्जा 23,051 यानी 23,000 अरब। ठीक। कहां 23,000 और अब 13,458,
यानी 13,500 से पीपल पास हम टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक। और मुस्लिम लीग नून हैंड ओवर कर रही है 23,000 पे, तो ठीक। नेट कर्जा कितना बढ़ा? 9,500। मुझे समझ नहीं आती कि इनके फिगर्स कहां से हैं 15,000 के, ये प्राइवेट भी उसमें डाल लेते हैं जब इनको सूट करता है। 9,500 आप कह रहे हैं कि सॉरी मैं आपको टोटल कर्ज, जी हाँ, मैं आपको पता कलामी माफ कीजिएगा, मगर आप ये कह रहे हैं कि 9,500 कर्जा इस दौरानिए में यानी आपकी पीएमएलएन की गवर्नमेंट चल के बढ़ गया 5 साल में। हाँ जी जी बढ़ा, हाँ बिल्कुल बढ़ा। नहीं अभी कितना बढ़ा है सर आपकी गवर्नमेंट के बाद और इस गवर्नमेंट के आने के बाद कितना हो गया? गवर्नमेंट ने तो ये तो नकम्मी गवर्नमेंट है, इन्होंने तो 3,000 अरब 8 महीने में ले लिया। इन्होंने मेरी और सुने ठीक 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 आसमा बीबी, इन्होंने, मैं इनको अगेन चैलेंज करता हूं, आपके जरिए फिगर्स दे रहा हूं, इन्होंने आलमी अदारों को लिख के ये दिया है कि हम 3 साल में 30 जून 19, 30 जून 20, 30 जून 21 11,000 अरब ले चुके होंगे 3 साल में। 5 साल में ये हुकूमत क्या करेगी? तो ये जो ये इतना झूठ बोलते हैं, ये उस बहुत बड़ी बिलीव करते हैं कि तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि इन्होंने लिख के दे दिया है कि अगले 3 सालों के अंदर हमने 11,000 अरब रुपए लेने मौजूद हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो मैं भी आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता हूं। इन्होंने लिख के दिया है कि हम 30 जून 2021 तक 35,938 अरब पे चले जाएंगे, 35,938 अरब पे। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इनको मैंने आगे भी अर्ज किया कि काम नहीं आता तो यार छोड़ दो। आपने मुल्क का तमाशा बना दिया 8 महीने में, मुल्क को सारी दुनिया में बेकारी बना दिया मुल्क को। ये हम जब आए थे 3.5 अरब नेट रिजर्व थे, तो हम तो कहीं नहीं गए। इन्होंने आलमी अदारों को लिख के दिया है कि हम 30 जून इस साल 30 जून 2019 तक इस डॉलर को 150 पे लेके जाएंगे। हम 30 जून 2020 तक इसको करीबन 160 पे लेके जाएंगे। हम फिर 30 जून 2021 तक हम इसको करीबन 169 पे लेके जाएंगे। ओ खुदा का खौफ करें, दिस इज मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स। अगर आपको नहीं, अब तो वो बड़े बड़े जो मईशतदान थे ना, जो हमारे जमाने में कहते जी डिवैल्यूएशन नहीं कर रहे जी, करनी चाहिए थोड़ी बहुत, अब वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं उनके नाम नहीं लेता, मुझे मैसेजेस करते हैं कि वाकई आप ठीक कहते थे कि डिवैल्यूएशन इस मुल्क में सबसे बड़ी बीमारी है। अब केनिया देख लें, अब वेनेजुएला देख लें, जिन मुल्कों में डिवैल्यूएशन इन्होंने करवाई है बैनुल अक़वामी अदारों ने, उन मुल्कों की तबाही हो गई है 30-40 साल से। डॉक्टर साहब अभी तो हम IMF के पास गए ही नहीं है सर, अभी तो हमने जाना है उनके पास अप्रैल 24 को शायद जो है वो मामला तय आसमा बीबी, जुर्रत होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए, पाकिस्तान का दर्द होना चाहिए, 22 करोड़ अवाम की जो है उसका इंटरेस्ट मलूज़ खातिर होना चाहिए। हमें भी कहा था जब हम एटमी धमाके किए थे, सरताज साहब से मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली, वो 8 रुपए मांगते थे रिवाइवल ऑफ प्रोग्राम जब हमारा हुआ दिसंबर 1998 में। मैंने तो 8 पैसे नहीं माने थे, बल्कि 69 रुपीज से 52 पे अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने रिवैल्यू किया। अभी भी 111 से जब हम वापस अल्हम्दुलिल्लाह 98-99 में लाए, उन्होंने हमारी बड़ी कोशिश की। 9वां रिव्यू था, मुझे याद है दुबई में, कि जी 8 रुपए कर दे। मैं कहा कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब है, क्यों करूं मैं 8 पैसे भी डिवैल्यूएशन? देखें, डिवैल्यूएशन का मतलब है कि आप अपने अवाम की जो रुपया है उसकी कदर को आप डिवैल्यू कर रहे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी इकोनॉमी को आप तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। हर चीज की कीमत ऊपर हो रही है, यही हुआ ना आपके सामने। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन सर आपके ख्याल में IMF के पास हुकूमत क्यों नहीं गई, और क्या हुकूमत अगर चली जाती IMF के पास तो ये सूरत हाल बेहतर होती, डॉलर की इतनी उड़ान ना होती आपके ख्याल में? अगर मुल्क में ये एक फ्रॉडुलेंट किस्म का प्रोसेस ना होता, डॉन लीक्स, पनामा लीक्स, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, change of logistics and government, hijacking of election and selected government and selected prime minister, आज पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा होता। मैं इसीलिए हमेशा कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी साइन करें। मैं हर साल 2013 का 13-14 का बजट दिया, 13-15 3 साल का उसमें उनको दिया फ्रेमवर्क, 14 में दिया, 14-17 का दिया, 15 में दिया, 15-18 का दिया। इनको मिलते करते रहे, और यार इस तो दस्तखत कर लो, ताकि अगर कोई भी हुकूमत हो तो इन चीजों को टेम्पर ना कर सके, आपके हदफ क्लियर हो, आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, आपका डॉलर किधर होगा आपकी। अब ये कह देना कि जी डॉलर तो स्टेट बैंक कंट्रोल करता है, ये कह देना कि जी प्राइसेस हमारा लेना देना नहीं है। ये अभी आपने पंजाब गवर्नमेंट का अभी कहा ना, फेडरल गवर्नमेंट जो FPR के रेवेन्यू कलेक्शन की शॉर्टफॉल 315 अरब है पहले 9 महीने की, और ये 450 से 550 अरब जाएगी शॉर्टफॉल। ये भी और चीखें, ये कहते हैं ना चीखें अभी अवाम और मारने के लिए तैयार हो जाएं।
अल्लाह ताला इनकी चीखें निकाल दें। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जिस तरफ इस इकोनॉमी, खुदा के लिए डिवैल्यूएशन को रोकें। नहीं तो मेरा डिवैल्यूएशन सवाल फिर पाकिस्तान का बिल्कुल सही सॉल्यूशन बात है, नहीं है। रुपए की कदर को मुझे बता रोकना दें कि कैसे मुमकिन है? डॉक्टर साहब आप बड़ी है। सर कैसे मुमकिन है? आप तो 104 पे से ले आए थे, मगर करना कैसे है इसको अभी? मुमकिन कैसे? आप कह रहे हैं 169 तक, तो वो कह रहे हैं 69 169 तक ये डॉलर जाएगा, तो कैसे करेंगे सर? ये 2021 में वादे वईद कर रहे हैं, लिख के वादे वईद कर रहे हैं। इनको खुदा का खौफ होना चाहिए। ये वापस लाएं डॉलर को, ये उसका सफर वापसी का तय करें। इसको फर्स्ट फेज में 120 125 में लेके जाएं। ये सारी आपकी प्रॉब्लम जहां से शुरू हुई है, ये भी बता दें डॉक्टर साहब, ये मुमकिन कैसे? आप कह तो रहे हैं, लेकिन कि मुमकिन ये कैसे? मुमकिन है। देखिए मेरी बात सुने जी। ये पाकिस्तान में मॉनेटरी फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड है। हमारा जो एक्ट है स्टेट बैंक का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ दैट पॉलिसी बोर्ड। वो अपने लोगों को बैठे, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। हमारे पास कोई जादू का चिराग था कि हमने 69 से 52 ले आए थे हम। सितंबर 1998 की तकरीरें उठाएं असेंबली की, नेशनल असेंबली की लाइब्रेरी से। हर बंदा तकरीर करता ऑपोजिशन में, ये 100 रुपए का हो जाएगा दिसंबर 98 में। अल्हम्दुलिल्लाह 52 पे लाए, 8 महीने 52 पे स्टेबल रहा। और जब मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने जब सरेंडर किया उस वक्त IMF के आगे, तो 8 रुपए उन्होंने डिवैल्यूएशन करवाई उससे और शुरू किया वहां से। बात यह है कि डिवैल्यूएशन सोल्यूशन नहीं है। किसकी डिवैल्यूएशन की जरूरत थी? एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर को मियां नवाज शरीफ ने 180 अरब का पैकेज दे दिया था 10 जनवरी 2017 को। शायद का कहना है उन्होंने 67 बिलियन का और पैकेज मुझसे दिलवाया। तो एक्सपोर्टर को 10 से 11 रुपए जो फी डॉलर उनको एक्स्ट्रा जरूरत थी सब्सिडाइज, वो उनको मिल गई ड्यूटी ड्रॉबैक की शक्ल में। उसके बाद तो डिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। अब इनकी इनकॉम्पिटेंस है कि ये डॉलर को नहीं पकड़ सके, और जो चंद हैंडफुल ऑफ लोग हैं जो इस मुल्क के साथ सट्टा करते हैं, जो इस मुल्क में अपने अरबों रुपए बनाने के लिए पाकिस्तान के खरबों रुपए को पाकिस्तान का मकरूज करते हैं, ये उनके हाथों में खेल रहे हैं। वो लोग तो इनको फाइनेंस किया उन्होंने इलेक्शन में। अच्छा, क्या बात करते हैं? बिल्कुल सर, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पे दे, मैं इस डॉलर को वापस 120 पे लेके आता हूँ। खुदा का सर आपको कैसे देंगे? आप तो लंदन में है ना, आपको कैसे देंगे? वो मैं बात ये है कि लंदन में हूं या जहां भी हूं ना, उसकी भी एक पूरी कहानी है। आसमा बीवी का भी आप प्रोग्राम करें, वो भी एक फ्रॉड है। ये टोटल फ्रॉड, एक प्लान किया गया मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट, इसहाक डार के अगेंस्ट, PMLN के अगेंस्ट। ये एक फ्रॉड है। ये फ्रॉड इंशाल्लाह तारीख ने काफी उस पर रोशनी डाल दी। डॉक्टर साहब इस पे भी जरूर बात करेंगे, मगर जो सबसे 20 साल में पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी। डू यू थिंक मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी? और JIT ने ये लिख दिया, वही 2 ब्रिगेडियर साहबान जो डॉन लीग्स के थे। खुदा का खौफ करें यार, हमने मुल्क की खिदमत की है, मियां नवाज शरीफ ने, मैंने, मुस्लिम लीग नून ने, हमने इस मुल्क को बनाया है। ये इस मुल्क को तबाही कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सर बहुत सारी बातें पूछने वाली, सर आपसे बहुत सी बातें पूछने वाली हैं, और जाहिर है बहुत अरसे के बाद आपसे इस तरह खुल के बात भी हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि अभी कल ही असद उमर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि जी इतनी GDP नहीं थी जितनी ये बता रहे हैं कि 5.8 है। लेकिन मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है फैटिफ की, और जो आलमी तंजीमें हैं वो हमें कह रही हैं कि मावनत दहशत गर्दों की जो हम पे इल्ज़ाम लग रहा है, उससे हम कैसे बचेंगे, और क्या हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे हैं, हम ग्रे लिस्ट से कैसे निकलें, इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना। और 18वीं तरमीम के ऊपर भी, क्योंकि आपने और रज़ा रब्बानी साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था, बहुत इस पर काम भी किया था। ब्रेक के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब इसहाक डार साहब लंदन से मौजूद हैं। उनसे हम कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ तल्ख सवालात भी हैं। डार साहब, अभी कल ही जो है वो बात की है असद उमर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी आप कहते हैं 5.8, ये 4.5 ओवरऑल थी। मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ क्या कह रहे हैं आप, ताकि जवाब दे सकें। ज़रा सुनवाइएगा उनकी बाइट असद उमर साहब की। जो रिपोर्टेड को स्लो डाउन किए बगैर बैंकरप्सी से बचाया जा सकता है। अब डॉक्टर साहब ये तो एक लॉजिक है, और वो सही भी है। उसमें कह रहे मैं दोनों चीजों को आपको जवाब देता हूँ, इजाजत हो जी। एक तो ये है कि असद उमर ने बड़ी आई वुड से इंटेलिजेंटली औसतन का लफ्ज यूज किया है, जिसका मतलब एवरेज GDP। और उन्होंने ये नहीं कहा कि 5.8 नहीं है। तो ये जाहिर है कि हमने 3+ % से GDP
टेक ओवर की थी, जीडीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर अस्मा बेटी। आपको पता है कि आपकी रोजगार वहीं से जनरेट होती है। जितनी हायर जीडीपी होगी, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, आपके रोजगार के मौके होंगे, आपके गुर्बत के जो अंदर लोग हैं उसको बाहर निकलेंगे। तो ये हमारी जो 4.5% एवरेज इज नो नथिंग। आपने भाई जहां से टेक ओवर की इकोनॉमी को, वो तो 5.8 है आखिरी साल। अब उसको आगे लेके जाना है, सफर तो आगे को तय कर रहे हैं। जो हमारा था कि हम इसको 7-8% पे लेके जाएंगे, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को जो इंक्रीज होती है उसको अगर सामने रखें तो वाकई हमें 3-4% की तो ग्रोथ इज नोवेयर, जो कि इस साल के लिए प्रिडिक्ट हो रही है इनकी हुकूमत के लिए कि 3 अभी आपने खुद कोट किया जी, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक 3.9 होगी। नहीं, आपने स्टेट बैंक ने भी यही कहा है कि 3.5 से, जो भी रिपोर्ट लेटेस्ट है, 3.5 से 4% होगी। एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक ने 3.9 कह दिया, अगले साल 3.6 कह दिया। दैट इज नथिंग। आपकी ना अभी इस ऑलरेडी 8 महीने में ये करीबन 8 से 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर चुके हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी नीचे जा चुकी है। एग्रीकल्चर में जो जीडीपी ग्रोथ है नीचे जा चुकी है। आपकी सर्विस सेक्टर में ग्रोथ नीचे जा चुकी है। तो ये आपकी तबाही की निशानियां हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इनका चैलेंज ये था कि 5.8 से अगर ये हुकूमत नहीं आई थी तो ये 7 से 8% का प्लान करती, तो उसके आगे लेके जाती। लेकिन इनकी तो प्लानिंग तो थी नहीं, ना ये काम करना चाहते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, वो कहते हैं एनएफसी की वजह से। सर वो कहते हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर का सुना? नहीं, एनएफसी समथिंग डिफरेंट है। मैं उधर आता हूं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि वो ये कहते हैं कि वफाक दिवालिया हो गया है। जाहिर है कि वो कहते हैं जितना हम कमा रहे हैं उतना। उसका मैं अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं पहले इनका जवाब पहले दे दूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो कम हो रही है। 330 बिलियन पी की जो इकोनॉमी हमने छोड़ी थी वो 280 अरब डॉलर पे आ गई है, और इन्होंने करीबन 15% उस पे कॉन्ट्रैक्शन आ चुकी है। आपकी जो पर कैपिटा इनकम है करीबन $1,600 से यानी करीबन $1,300 पे पहुंच चुकी है। बात यह है कि हर तरफ आपकी तनज़ली है, चाहे आप, और दूसरी तरफ तबाही के दूसरे जो इंडिकेटर्स होते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है, जो हमने अपना एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 3%, लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस 3%, डिस्काउंट रेट 6%, ये उनको सबको ऊपर ले गए हैं ताकि ना कोई बिजनेस चल सके, ना कोई कारोबार चल सके, ना। और इनके अपना सबसे बड़ा नुकसान है कि जो गवर्नमेंट जो सबसे बड़ी बोरर है वो 6% पे जो देगी वो सस्ता है, या 11.5% इन्होंने पॉलिसी रेट कर दिया अभी पिछले हफ्ते। बात यह है कि ये सारे तबाही के इंडिकेटर्स हैं। ये इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी उसको टोटली एरोड कर दिया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता सर फेटफ का मामला बड़ा संजीदा है, आपने भी नेगोशिएट किया वो जी, मैं दूसरा जो इन्होंने आसमा बीबी ये जो दूसरा 1 बिलियन वाली बात की है ना, वो बड़ी जरूरी है। ये बात कर रहे हैं, इन्होंने लफ्ज यूज नहीं किया, उसको कहते हैं नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स। ये जब आए थे तो करीबन 1 साल पहले ये $1 अरब सही कह रहे हैं। जब हमारी हुकूमत थी, जब ये मुल्क बिल्कुल सुकून में था, तो ये करीबन 8 बिलियन नेट इस तरह के माइनस भी करके, तो हमारे 18.5 अरब, अगर सितंबर 16 में जो जब प्रॉब्लम शुरू हुई पाकिस्तान में डॉन लीक्स की, तो $18.5 अरब स्टेट बैंक के पास थे, और जो देने वाले थे करीबन हमारे 10.5 अरब थे। तो $8 बिलियन नेट इंटरनेशनल रिजर्व देने वाले मीन के स्वैप या डिपॉजिट्स, या जो आपको यानी शॉर्ट टर्म में देने आगे फ्यूचर में पड़ेंगे। ठीक, इनको पूछे इनके नंबर्स क्या हैं। अभी इनके नंबर्स हैं कि इनके पास करीबन $8 अरब थे। अभी चाइना से स्वैप लिए 10 अरब। 10 अरब के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट 21 बिलियन के जो हैं इस तरह की जो अदायगियां कह रहे थे ना कि ये वो 21 अरब हैं। अगर वो निकाल दिए जाए तो इट इज हॉरिफाइंग फिगर। 11 अरब डॉलर नेगेटिव नेशनल नेट इंटरनेशनल रिजर्व इज अ डिजास्टर। कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क में हो तो हुकूमत छोड़ के घर चली जाए। नहीं, मगर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो सर फेटफ वाला इशू, बात कर रही जी, फेटफ वाला इशू तो इतना इंपॉर्टेंट है कि खुदा न खास्ता एनएफसी की मैं दोनों के लिए तैयार हूं। जी सर, फेटफ का पहले बताएं। बात है ना 18वीं तरमीम की, जो अपना खान साहब ने बयान दिया कि 18वीं तरमीम की वजह से फेडरल गवर्नमेंट वो जो है ना वो पॉपर हो गई है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है और फाइनेंशियली बुरा हाल है। ओ भाई, पहले पढ़ तो लो 18वीं तरमीम, खुदा के बंदे। 18वीं तरमीम नहीं है, ये एनएफसी अवार्ड है, दिसंबर 2009 में हुआ था, और उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट 5% जो टैक्सेस कलेक्ट करने की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेती थी,
उस वक्त की हुकूमत ने उसको 1% एग्री कर लिया, यानी 4% छोड़ दिया, और जो सूबों को 42.25 मिलता था डिविजिबल पूल से, उसको एग्री कर लिया 57.5% पे लेके जाने के, यानी 15.25% की जंप दे दी। 15.25% उधर से उनको ज्यादा हिस्सा कर दिया, उधर से जो काटते थे वो 4% अपना और छोड़ दिया, यानी करीबन 19% का दंड पड़ा फेडरल गवर्नमेंट को। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त बात हुई थी, मैं तो ग्वादर में वो पोस्टेज स्टैम्प में मौजूद नहीं था, इसीलिए उस वक्त हम तो अपोजिशन में वैसे भी थे। तो बात यह है कि वो जो एनएफसी का जो मसला है वो है कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो पिछले एनएफसी अवार्ड दिसंबर 2009 में जो तय हुआ, उसके बाद उसकी जो स्पेस थी या शेयर था बहुत श्रिंक हो गया, करीबन 1/3 श्रिंक हो गया जो उसके पास पैसे आते थे। ये बात ठीक है, लेकिन इसीलिए एनएफसी अवार्ड जो मैं कोशिश करता रहा कि उसका आउट ऑफ बॉक्स, लेकिन आइन के अंदर रह के सोल्यूशन निकालूं, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये भी निकालें। अब तो इनकी 3 सूबों में हुकूमतें हैं, मुझे तो उधर सिंध नहीं मान रहा, केपी नहीं मान रहा, इनकी अपनी हुकूमत नहीं मानती थी, तो अभी निकाले ना ये उसका हल, उसका हल निकाले। सर वो हल ये समझते हैं कि शायद देखिए जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम, नथिंग टू डू विद तो इसका मतलब नहीं, ठीक है एनएफसी अलग है नहीं है, लेकिन सर वो कहते हैं जी 18वीं तरमीम की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तो अब आपको लगता है कि 18वीं तरमीम की वजह से खदशात? 18वीं तरमीम में देखिए, देयर इज नथिंग परफेक्ट ऑन द अर्थ। 18वीं तरमीम ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव काम किए हैं, आपके ह्यूमन राइट्स में बहुत ज्यादा काम किए हैं, आपका फिर ट्रायल 10 है उसमें ऐड हुआ है, कई चीजें 18वीं तरमीम ने दी हैं। आपकी जो मार्शल लॉ और इस मुल्क में जो होते थे उस सबवर्शन ऑफ आइन, उसको उन्होंने ब्लॉक किया है। जो पिछली दफा उसकी जो एक क्यू लीग की जो किंग असेंबली थी उसने उसको रेटिफाई किया, उसको खत्म किया, बहुत चीजें अच्छी की हैं, सूबों को जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन सूबे वो जिम्मेदारियां शायद अपनी उस तरह नहीं निभा रहे। मैं मिसाल दे रहा हूं कि लेट्स से लाहौर से अगर कराची मोटरवे है, तो फिर लाहौर से कराची मोटरवे जब इतने मसाइल चले गए हैं, हमने तो मजबूरी में, चूंकि मियां नवाज शरीफ की विजन थी कि हमने पूरे मुल्क को मोटरवे बनाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, अभी एयर डिफेंस के जहाज भी वहां लैंड करते हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ याद आते होंगे। बात यह है कि ये जो अगर स्ट्रिक्टो सेंस हो तो फिर ये मोटरवे बननी चाहिए कि जहां तक पंजाब का हिस्सा वो पंजाब अपने बजट से दे, जहां तक आगे सिंध शुरू होता है वो अपने पैसों से दे। जो हमने कोयटा टू गवादर रोड बनाई, उनको जो 48 घंटे में लोग आते थे 12 घंटे में आते हैं, वो पैसे बलोचिस्तान हुकूमत देती, वो हमने उस चीज को नहीं देखा। और उसके मुझे बताएं कि इन सारी यानी बुराइयों के बावजूद क्या कौम को परेशानी थी? क्या महंगाई इस तरह थी? क्या दवाइयों के पैसे इस तरह बढ़े थे? क्या बिजली बिल इस तरह बढ़े थे? क्या रोजमर्रा की इसी तरह एशिया 3 गुना हो गई थी? क्या लोग खुदकुशी में मजबूर हो गए थे? खुदकुशी तो किसी के और ने करनी थी, आवाम बेचारी खुदकुशियों में आ गई है। वो सही है, लेकिन अब देखना ये कि आपके क्या खदशात हैं? क्या आपको लगता है जैसे पीपल्स पार्टी कहती है सब कुछ जो है 18वीं तरमीम के लिए है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बार बार क्योंकि आप लोगों ने मैं ब्रेक के बाद इसमें जी सर मैं ब्रेक के बाद इसमें पूछती हूँ, क्योंकि फैटफ वाला इशू और 18वीं तरमीम वाला मैं जरूर जानना चाहती हूँ कि इसहाक डार साहब इसके ऊपर क्या सोचते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पीएमएलएन क्या कहती है इस पे जरूर बात करेंगे, और साथ में अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में नाम हो जाता है तो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस का में कितना इजाफा और हो सकता है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि मैं डार साहब से दरख्वास्त करूंगी उसका जवाब ज़रूर दे दें। डार साहब, एक तो ये फैटफ वाले जो इशू है इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हालात काफ़ी घेरा तंग हो जाएगा हमारे खिलाफ, तो कैसे अल्लाह ना करे अगर हम मुतमईन नहीं कर पाते तो क्या इसके क्या असरात होंगे? आपने ब्रेक से जाने से पहले कहा था 18वीं तरमीम, पीपल्स पार्टी कहती है कि किसी सूरत पे हम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि इशू 18वीं तरमीम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है 18वीं तरमीम, प्रॉब्लम है एनएफसी अवार्ड और उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल स्क्वीज है फेडरल गवर्नमेंट पे वो है, और उसका हल आइन के अंदर रहते हुए 18वीं तरमीम को चेंज किए बगैर वो उसका हल निकल सकता है और निकालना चाहिए चारों सूबों को बिठा के। मैं फिर तजावीज आपके किसी और प्रोग्राम में दूंगा, और मैंने कोशिश की थी क्योंकि ये सिर्फ सिक्योरिटी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ नहीं है, बल्कि हमें डेवलपमेंट के लिए फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और एजे कश्मीर में हमें उसके लिए भी कोई मुख्तस करना चाहिए। अभी भी वो फेडरल गवर्नमेंट से तीनों फाइनेंस हो रहे हैं, तो ये एक टोटल सब्जेक्ट है, इस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन
इसकी जो बैकग्राउंड है ना, जो कैंपेन कर रहे हैं 18वीं तरमीम को खात्मे की, अनलेस कि वो उसको खात्मे से तो पार्लियामेंटी निजाम ही रहेगा ना, प्रेसिडेंशियल में तो नहीं चेंज हो जाएगा। खात्मे से अगर ये कहते हैं ना हम पॉपर हो गए हैं और हम बिल्कुल फकीर हो गए हैं, तो वो फिर 18वीं तरमीम में कोई ऐसी इशू नहीं है। वो एनएफसी अवार्ड है दिसंबर 2009 का, जिसको हमें रिविजिट करना चाहिए। वैसे भी ड्यू है 5 साल के बाद, जब तक नहीं होता चलता रहता है। अब आगे फाटफ पे। फाटफ पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि जब हम आए थे तो उससे कई साल पहले ये ग्रे या ब्लैक या ग्रे, जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब ने ओथ ली जून में, तो पाकिस्तान ब्लैक में था फाटफ में। हमने कई कवानीन इंट्रोड्यूस किए, कई एक्शन लिए। फरवरी 14 में 2014 में मैंने उनको फाटफ की प्लानरी होती है हर साल पेरिस में, फरवरी में भी होती है, उनको खत लिखा, उनको एक्सप्लेन किया ये हमने काम किए हैं। मैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की साइड मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर को मिला, उनको एक्सप्लेन किया। तो वहां हमें ब्लैक से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, तो 2014 में ये ब्लैक से ग्रे हो गया। ठीक। अब हमने 1 साल और उस पर काम किया और 1 साल और काम करने के कई काम किए, उसकी पूरी लिस्ट और मेरा खत है, वो तारीख का हिस्सा है। तमाम मुल्कों के कैपिटल्स के पास उस खत की कॉपियां मौजूद है, फरवरी 2015। उसमें हमने कहा जी हमने ये काम किए, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, हम ये काम और करने जा रहे हैं। और हम अब आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन द लाइट ऑफ things done and work done and what we are going to do as per following plan, आप हमें वाइट करें आप। ठीक। और मैंने अगेन